हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज मैं पूर्व में पढ़ाए गए क्लास हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी जो कि पेपर 6 के तहत बीए पार्ट 3 ऑनर्स के छात्र छात्राओं को पढ़ाया जाता है, उसके अध्याय 2 जिसमें हमने व्यवहारवाद की चर्चा की थी। और व्यवहारवाद में हमने बताया था, उसकी चर्चा के क्रम में हमने जे.बी. वाटसन के व्यवहारवाद की चर्चा करते हुए उनके द्वारा किए गए जो भी विशिष्ट कार्य थे, व्यवहारवाद को उन्होंने किस तरह परिभाषित किया, व्यवहारवाद की मुख्य बातें क्या थी, उस पर चर्चा की थी। अब हम उसकी समालोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत करेंगे कि मनोवैज्ञानिकों ने व्यवहारवाद के किस तरह मनोवैज्ञानिकों ने विरोध किया, उनके विचारधाराओं के कुछ बिंदुओं पर किस तरह विरोध किया गया, उसकी हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 1913 ईस्वी में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में व्यवहारवाद की स्थापना जे.बी. वाटसन महोदय ने की थी। और व्यवहारवाद के बारे में उन्होंने बताया था कि साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर। व्यवहारवाद संरचनावाद के विरुद्ध उत्पन्न उस समय का सबसे प्रायोगिक एवं ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन करने वाला विज्ञान था। और अंतर्निरीक्षण और चेतन अनुभूति की में जो कमियां रह गई थी और संरचनावाद की कमियां को दूर करने के लिए उत्पन्न हुआ एक स्कूल के रूप में विकसित हुआ था। इसकी बहुत सी खूबियां थी, परंतु कई तरह के कमियां रह गए थे इसमें, जिसके कारण विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसका विरोध किया था। और सबसे पहला विरोध आर.एस. वुडवर्थ द्वारा की गई। आर.एस. वुडवर्थ ने 2 बिंदुओं पर वाटसन के व्यवहारवाद की आलोचना की थी। वुडवर्थ का कहना था कि चेतना के अस्तित्व को खारिज करना और अंतर्निरीक्षण को खारिज करना, यह वाटसन की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि संवेदना, प्रत्यक्षीकरण और बहुत से आत्मगत बिंदुओं पर व्यवहारवाद के आधार पर हम अध्ययन कर ही नहीं सकते हैं। अतः वुडवर्थ ने इस आधार पर उनकी आलोचना की। आर.एस. वुडवर्थ ने कहा कि व्यवहारवादी भी अंतर्निरीक्षण को कहीं कहीं स्वीकार करते हैं, संरचनावादियों की बातों को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने वर्बल रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट दिया था व्यवहारवादियों ने। आर.एस. वुडवर्थ का स्पष्ट कहना है कि वर्बल रिपोर्ट शब्द संरचनावादियों का ही कंसेप्ट है। 1950 ईस्वी में वुडवर्थ महोदय ने भी आर.एस. वुडवर्थ की बातों का समर्थन किया। दूसरा विरोध विलियम मैकडूगल ने किया, जिनका कंसेप्ट मूल प्रवृत्ति का था। उन्होंने मूल प्रवृत्ति शब्द का कॉन्सेप्ट दिया था। इसी संदर्भ में मैकडूगल ने वाटसन की आलोचना करते हुए कहा कि चेतन एवं मन को सिरे से स्वीकार नहीं किए जाने से, सिरे से खारिज कर दिए जाने के कारण मनोविज्ञान का क्षेत्र काफ़ी ही संकुचित हो गया। उन्होंने कहा कि चेतन अनुभूति का शारीरिक क्रियाओं पर निर्भरता के आधार पर ठीक ढंग से अध्ययन नहीं किया जा सकता है। अतः यदि चेतन को हम हटा देंगे तो हम मनोविज्ञान के क्षेत्र को काफ़ी संकुचित कर देते हैं। इस आधार पर विलियम मैकडूगल ने विरोध किया। वाटसन ने कुछ आत्मनिष्ठ विषयों जैसे इच्छा, अर्थ, चिंतन आदि को व्यवहारवादी भाषा से बदल दिया था उन्होंने, बल्कि इन तीनों शब्दों को उन्होंने स्वीकार किया था, जिसके आधार पे एक बहुत ही प्रख्यात मनोवैज्ञानिक इतिहासकार, मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में बताने वाले हाइड ब्रेडर साहब ने 1961 ईस्वी में वाटसन का इस ग्राउंड पे विरोध किया कि वो संरचनावादियों के इच्छा, चेतन और संवेदना आदि प्रत्यय को मानते हैं, फिर भी व्यवहारवाद की बात करते हैं। चौथा विरोध इम्प्लिसिट बिहेवियर टेंडेंसीज का उपयोग के क्रम में हुआ। वाटसन महोदय ने इंट्रोस्पेक्शन मेथड को और संरचनावाद को इस बिंदु पर स्वीकार किया है। सब वोकल टॉकिंग, आत्म संभाषण की क्रिया, जो कि चिंतन के कंसेप्ट में उन्होंने दिया था, जिसमें उन्होंने वृद्ध व्यक्तियों एवं
बच्चों में आत्मसंभाषण की क्रिया अर्थात चिंतन के क्रम में बरबराने की, बोलने की क्रिया को स्वीकार करते हैं, तो यह सिद्ध करता है कि संरचनावादियों ने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसको गाहे बगाहे इनडायरेक्टली वाटसन महोदय भी स्वीकार करते थे। हालांकि वाटसन ने इसकी काट करते हुए कहा और इसका विरोध किया कि ऐसी बात नहीं है कि हम सब वोकल टॉकिंग या इम्प्लिसिट बिहेवियर टेंडेंसी, जिसको आंतरिक व्यवहार प्रवृत्तियाँ कहते हैं, उसको हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क के आधार पर इस आयाम को समझाने की कोशिश की। पांचवा विरोध टॉलमैन नामक मनोवैज्ञानिक ने 1932 ईस्वी में किया और उन्होंने अपने विरोध को दो बिंदुओं से समझाया। उन्होंने कहा कि वाटसन ने अपने मनोविज्ञान के व्यवहारवाद में पर्पस या उद्देश्यपूर्ण शब्द का उपयोग नहीं किया, या उद्देश्य का, व्यवहारवाद का क्या उद्देश्य है, इसकी व्याख्या नहीं की। जैसा कि हम जानते हैं कि टोलमैन ने पर्पसिव साइकोलॉजी या उद्देश्यपूर्ण मनोविज्ञान का कॉन्सेप्ट रखा था। अतः इनका कहना था कि कोई भी विषय का अध्ययन हम यदि करते हैं तो उसका एक अपना उद्देश्य होना चाहिए, और इस आधार पर उन्होंने वाटसन की आलोचना की। वाटसन के व्यवहारों की व्याख्या फिजियोलॉजिकल इंडिसेज के तहत एक मोलेकुलर यूनिट के रूप में की थी, जिसका भी व्यक्तिगत विरोध टॉलमैन ने किया। उन्होंने कहा कि मोलेकुलर यूनिट के रूप में हम व्याख्या नहीं करना चाहिए हमको, बल्कि मोलर एक्सप्लेनेशन के आधार पर व्यवहार की व्याख्या की जानी चाहिए, और व्यवहार की व्याख्या हमको पर्पसिव तरीके से करनी चाहिए कि उसका क्या उद्देश्य है। इस दृष्टिकोण से मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन होना चाहिए। अब अगली जो आलोचना की गई है उसमें कुछ मनोवैज्ञानिकों या आलोचकों का यह भी मत रहा कि वाटसन महोदय पर्यावरण या इन्वायरमेंट पर बहुत ही ज़्यादा बल देते थे और मनोविज्ञान में पर्यावरण को सबसे बड़ा कारक के रूप में मानते थे, जबकि आनुवंशिकता एवं मूल प्रवृत्ति, इन कारकों को या इन गुणों को वो सिरे से खारिज कर देते थे। परंतु आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने आचार शास्त्र, जिसको इथोलॉजी कहा जाता है, तथा समाज जैविक विज्ञान सोशियो बायोलॉजी के तहत प्राणियों के व्यवहारों की व्याख्या की और उसमें आनुवंशिकता तथा मूल प्रवृत्तियों को बहुत ही ज़्यादा अहमियत दिया। और इन्होंने वाटसन के उस विचारधारा का विरोध किया जिसमें वाटसन महोदय ने कहा था कि यदि व्यक्ति का व्यक्तित्व या व्यक्ति का मनोविज्ञान सिर्फ उसके पर्यावरण से प्रभावित होता रहता है, अतः पर्यावरण के ज़्यादा करीब होने के कारण आनुवंशिकता एवं जैविक कारकों एवं अन्य कारकों को कम महत्व देने के कारण भी वाटसन की आलोचना की गई। अंतिम आलोचना बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने की, जिसको हम लोग एक ग्रुप में रख के बताते हैं, जिसमें हंटर 1924, बर्गमैन 1956, एंजिल जो कि प्रकार्यवादी थे 1913 ईस्वी। जब इनका कॉन्सेप्ट आया उसी समय 1913 ईस्वी में एंजिल महोदय ने भी इनका विरोध किया, और हाइडब्रेडर 1961 आदि मनोवैज्ञानिकों ने व्यवहारवादियों की आलोचना की और उन्होंने फिजिकल बिहेवियरिज्म, अतीन्द्रिय व्यवहारवाद के बारे में जे.बी. वाटसन द्वारा किए गए विचारों का खुलकर तीव्र विरोध किया। हंटर का तो स्पष्ट कहना था कि यदि चेतना एवं मन को मनोविज्ञान से निकाल देते हैं तो मनोविज्ञान में कुछ रह ही नहीं जाता है। अतः व्यवहारवादियों का यह कंसेप्ट कि व्यवहार के आधार पर ही मनोविज्ञान को समझा जा सकता है, इसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया और उन्होंने चेतना एवं मन के अहमियत को स्वीकारने की बात की। इन मनोवैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि संवेग, चिंतन आदि संप्रत्ययों की व्याख्या व्यवहारवादी ठीक से नहीं कर सकते हैं, और मनोविज्ञान में यदि संवेग, चिंतन आदि संप्रत्ययों को हम निकाल देंगे तो मनोविज्ञान का क्षेत्र भी बहुत संकुचित हो जाता है। इसलिए इन मनोवैज्ञानिकों ने यह भी कर विरोध किया
कि सच तो यह है, उन लोगों का कहना था कि सच तो यह है कि वर्बल रिपोर्ट के कॉन्सेप्ट को देकर वाटसन ने एक तरह से अंतर्निरीक्षण और संरचनावाद के कॉन्सेप्ट को ही स्वीकार लिया था। ऐसा उन लोगों का कहना था कि वो अचेतन रूप से मनोविज्ञान के प्रथम स्कूल संरचनावाद, टीचनर के संरचनावाद को वाटसन किसी न किसी दबे जुबान से स्वीकार करते हैं। ऐसा इन मनोवैज्ञानिकों का कहना था, क्योंकि इनका कहना था कि वर्बल रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं वाटसन, तो जब वर्बल रिपोर्ट को स्वीकार कर लिए तो इसका मतलब है इंट्रोस्पेक्शन को स्वीकार कर लिया। जब इंट्रोस्पेक्शन को इन्होंने स्वीकार कर लिया तो चेतना, मन आदि को भी इन्होंने स्वीकार कर लिया और उसके अस्तित्व को स्वीकार कर लिया। तो इस आधार पे इन मनोवैज्ञानिकों के द्वारा वाटसन की आलोचना की गई है। इस तरह उपरोक्त जो जितने भी 7 तरह की आलोचनाओं का जिक्र हुआ, जिसके कई छोटे छोटे पार्ट भी थे, कुल मिला के 8-10 आलोचनाएं की बात हुई। तो इस आलोचनाओं को देखने से यह स्पष्ट होता है कि वाटसन कहीं न कहीं, वाटसन के व्यवहारवाद में कुछ कमियां रह गई थी। लेकिन यह भी सत्य है कि मनोविज्ञान को व्यापक बनाने में जितना योगदान वाटसन का रहा, उतना योगदान किसी अन्य मनोवैज्ञानिकों का भी नहीं रहा। अतः वाटसन के योगदान को हम कम करके नहीं आंक सकते हैं। वाटसन ही वह ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने व्यवहारवाद का कंसेप्ट देके मनोविज्ञान के क्षेत्र को, मनोविज्ञान के स्कोप को काफ़ी व्यापक बना दिया। मनोविज्ञान को यदि विज्ञान बनने का श्रेय किसी को जाता है, मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक या एक्सपेरिमेंटल बनाने की बात होती है, मनोविज्ञान के तरीके की, मनोविज्ञान के अध्ययन संबंधी सिद्धांत की एवं अन्य सिद्धांत की बात होती है, तो वहाँ पर व्यवहारवाद को हम सहज ही स्वीकार करते हैं। इसीलिए व्यवहारवादी मनोविज्ञान वाटसन के द्वारा दिया गया जो कॉन्सेप्ट था, उसके कारण मनोविज्ञान का क्षेत्र काफ़ी व्यापक हो गया। इसीलिए संभवतः आलोचकों ने, समालोचकों ने एवं मनोवैज्ञानिक विद्वानों ने व्यवहारवाद को मनोविज्ञान में द्वितीय शक्ति या सेकेंड फोर्स के रूप में भी नामकरण किया। तो अब जो आज जो क्लास हुआ उसमें हमने व्यवहारवाद की समालोचना की, व्यवहारवाद में क्या कमियां थी, व्यवहारवाद उसके बाद भी उस कसौटी पर भी किस तरह से खरा उतरा, मनोविज्ञान के इतिहास में इसकी चर्चा की। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो व्यवहारवाद का अंतिम प्रसंग है, उसमें हम लोग जो बाद के व्यवहारवादी, कई से और भी व्यवहारवादी हुए जिन्होंने वाटसन से मिलते जुलते विचार व्यक्त किए और वाटसन के व्यवहारवाद को उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन वो कुछ नयापन लाते हुए एक्सेप्ट किया, उसकी हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।